वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 28 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे आपको सही बताना। ठीक है, तो सभी एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। दूसरा क्या है, व्यवस्थित रूप से पदनाम मतलब सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पदनाम बैंकों के लिए लागू होता है, एनबीएफसी के लिए नहीं। तो आप ये देखिए, सभी एनबीएफसी जो हैं वो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं होते, उनमें से कुछ को छोड़ दिए गए, जैसे हाउसिंग हाउसिंग से संबंधित जो फाइनेंस करते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो मार्केटिंग या स्टॉक या जितने भी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित होते हैं एनबीएफसी उनके लिए। ठीक है, चिट फंड वाले एनबीएफसी तो इनके सभी के लिए नहीं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम भी है और आपको लगना भी चाहिए, पता होना चाहिए कि इनके किन के लिए नहीं आरबीआई करता। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा, आपको सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट पता है। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी बैंक या ऐसी भी संस्था जो अपने सिस्टम या अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको मतलब शॉर्ट में टू बिग टू फेल। अगर इतनी बड़ी है, इनके कुछ भी अगर इनमें दिक्कत आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था को दिक्कत आ जाएगी। तो एनबीएफसी के लिए भी लागू होता है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। दूसरा क्या है, सभी आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे विनियमित किया जाता है। सही कोड का चयन कीजिए। ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मर्चेंट कैपिटल कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, तो अभी हमने जैसे ऊपर बात की कौन कौन से ऐसे एनबीएफसी हैं जिनको आरबीआई विनियमित नहीं करता, तो आप इसमें एक तरह से देखिए, हाउसिंग वाला ये एनएचबी करता है। ठीक है, और जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी और वेंचर कैपिटल फंड इसको सेबी करता है। तो इनमें आरबीआई तो है नहीं, तो तीनों हो जाएंगे कौन सा, कि किन्हें विनियमित किया जाता है निम्नलिखित में से। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि इनमें से किसी को भी आरबीआई विनियमित नहीं करता। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या, अब्राहम एकॉर्ड ने किसके द्वारा किसके मध्य संयुक्त समझौता है। तो आपको ये पता है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और इसमें बहरीन, इन तीनों के मध्य अब्राहम एकॉर्ड किया गया है। शांति पीस डील, पीस समझौता मतलब पीस तक टॉक है। तो ये ईरान तो इसमें वैसे भी संयुक्त अरब अमीरात के साथ नहीं, यूएई के साथ नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे तीसरा कट करेंगे तो हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है आपको ये बताना है। पोलियो एक वैक्सीन के द्वारा समाप्त कर दिए जाने वाला पहला रोग है। ठीक है, दूसरा, हाल के दिनों में वैक्सीन के प्रति संदेह को खास कर पश्चिमी देशों में खसरे के प्रकोप के कारण के रूप में हुई तेजी से उद्धृत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलियो पहला नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने चेचक से संबंधित उसको समाप्त कर दिया। चेचक के लिए वैक्सीन बन चुकी थी, तो या उसको वो पहला रोग है जो समाप्त हुआ है वो वैक्सीन के द्वारा, तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है, सही ऑप्शन वैक्सीन हेजिडेंसी। आपको पता होना चाहिए कि वैक्सीन के प्रति संदेह, जब लोग आप वैक्सीन के प्रति संदेह करने लगते हैं और वैक्सीन नहीं लगाते तो किसी न किसी प्रकार के रोगों की बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी तरह खसरा के संदर्भ में पश्चिमी देशों में बढ़ी है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करिए, उपयुक्त में कौन सा सही है। बिल्कुल सही, माइक्रोप्लास्टिक एक माइक्रोमीटर से कम आकार के सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक ठोस जल में अघुलनशील प्लास्टिक कण होते हैं। ठीक है, इसके आकार के कारण अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल होते तो इससे कोई परेशानी नहीं होती। दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, दूसरा जब गलत होगा तो बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, तो या तो सी हो जाएगा या तो ए होगा। माइक्रोप्लास्टिक मतलब तीसरा आपको सोचना है, माइक्रोप्लास्टिक को वायु प्रदूषक के रूप में माना, तो तीसरा सही है। इसमें ध्यान रखिए, जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं वो 1 mm से लेके माइक्रो मिलीमीटर से छोटे और 1 माइक्रोमीटर इनसे बड़े होते हैं। तो यहाँ माइक्रोमीटर से इससे आकार ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा गलत, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गोविंद बल्लभ पंत के बारे में इनके कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है बताना है। तो गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए पंत ने संयुक्त प्रांत में बड़े पैमाने पर नमक आंदोलन किया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तो आपको पता है साइमन कमीशन के खिलाफ नेतृत्व सबसे बड़ी मात्रा में लाला लाजपत राय ने किया था। तो दूसरा हो जाएगा गलत।
यह स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। टू स्टेट रिजोल्यूशन शब्द का उल्लेख कभी कभी नए समाचारों के संदर्भ में किया जाता है। टू स्टेट सॉल्यूशन तो किसके किसके इसमें? इजराइल और फिलिस्तीन के जो विवाद है उनसे संबंधित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इजराइल दिया हो तो इजराइल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है, ठीक है, इसमें से व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है गाजा किसके किसके बीच में? गाजा स्ट्रिप जो है मिस्र मतलब इजिप्ट और इसराइल के बीच। इसके बाद वेस्ट बैंक आता है, वेस्ट बैंक आती है जॉर्डन और इसराइल के बीच। इसके बाद गोलन हाइट आता है सीरिया और इसराइल के बीच में। फिर आता है अम्मन, किसकी राजधानी है? ये है जॉर्डन की। तो इसके बाद ये आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला, दूसरा सबसे आगे होगा। तो दूसरा कहाँ दिए? ए और बी में। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बैंक, पश्चिमी तट। तीसरा बिल्कुल सही, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 30 यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। बिल्कुल सही। नाटो सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली का गठन करता है जिसके तहत इसमें इसके स्वतंत्र सदस्य राज्य किसी भी बाहरी पार्टी द्वारा किए गए हमले के जवाब में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। दूसरा भी सही है। नाटो में जोड़े जाने वाला सबसे हाल का सदस्य बेल्जियम है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि बेल्जियम में ही नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग से ही जुड़ गया था। और नाटो कब बना था? 1949 में। तो ये गलत, तीसरा गलत हो जाएगा। जैसे तीसरा आप कट करेंगे तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का संभवतः वित्तीय घाटे को कम नहीं करता? ठीक है, पहले देखिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि। ये दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बजटीय सहायता देना। मतलब वित्तीय घाटा कब बढ़ता है? जब व्यय आप ज्यादा कर रहे हो और आय आपकी कम हो रही हो, ठीक है, व्यय ज्यादा हो आय कम हो। तो यहाँ पे आय कम कृषि ऋण को माफ करना है। ऋण से क्या होती? आय आती। तो उसको अगर माफ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ेगा। तो तीसरा हो जाएगा। इससे एक तरह से वित्तीय घाटा कम नहीं होगा। जहां जहां तीसरा दिया वो सही होगा, पहला ऑप्शन कट कर दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम उद्यमों को बजटीय सहायता देना। तो दूसरा भी सही है क्योंकि बजटीय सहायता देने का मतलब उनमें कुछ डोनेशन देना है, उनको अनुदान देना या उन्हें कुछ ऋण देना। तो इससे क्या होगा? ऋण नहीं, उन्हें अनुदान देना, तो वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा। तो दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद तपस्या का उपाय। यहाँ पे तपस्या नहीं मतलब ऐसे उपाय करना जिससे थोड़ा टाइटनेस मतलब कि तार्किकता है। तार्किकता का तात्पर्य यहाँ ये है कि फालतू में व्यय नहीं करना। जैसे कि एफडी मतलब जितना भी व्यय हो उसको तार्किक रूप से कि तो व्यय अगर कम होगा, आय उतनी भी रही तो भी हमारा एफडी कम हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जैसे ही चौथा कट होगा तो दूसरा तीसरा बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही है? सही बताना। तो क्या है कथन? भारत में अतिरिक्त बजटीय संसाधन आधिकारिक बजट गणना का हिस्सा नहीं। बिल्कुल सही, पहला सही। अतिरिक्त बजटीय उधार को राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाता तभी इसमें फिजिकल डेफिसिट नहीं आता। दूसरा भी सही। अतिरिक्त बजट उधार को सरकार को ऋण में जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही, तीसरा भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कारों के बारे में पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पुरस्कारों को पद्म समिति द्वारा की गई सिफारिश पर सम्मानित किया जाता है जिसे हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति नहीं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो भारत पर्व 1950 के बाद से हर साल आयोजित किया जाने वाला मेगा इवेंट है जिसे गणतंत्र दिवस समारोह के साथ
जोड़ा जाता है। जैसे भारत पर्व 2021 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, दूसरा ऑप्शन सही है। इसे 2016 से आयोजित किया जाता भारत पर्व, तो पहला हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिस्पर्धा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही। इसे कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है, तो 2002 के तहत बनाया गया, तो 2003 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल सही। आयोग की में एक अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो एक ही होगा, और दो से कम नहीं होता, मतलब सदस्य जो हैं दो से कम नहीं होते हैं, और 6 सदस्य से अधिक नहीं होते। दूसरा तीसरा भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, बिल्कुल सही। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय सम्मेलन सीओपी है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रगति का आकलन करने के लिए सालाना बैठक करता है, दूसरा भी सही है। 2020 तक यूएनएफसीसीसी में हस्ताक्षरकर्ता का दल कितना है, तो सदस्य तो इसको 197 और हस्ताक्षर करने वाले 194, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, तीसरा गलत होते ऑप्शन नंबर ए सही होगा। थैंक यू फॉर डिस्कस।